वेलकम टू अग्रवाल एडिटोरियल्स। आज हम दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा है करेंसी कंसर्न्स। अभी हमने देखा कि रुपये जो है वो सडनली डिक्रीज कर रहा था। पहले 85 पे आया, फिर 86 पे आया, फिर आरबीआई की इंटरवेंशन के बाद जब आरबीआई बीच में पड़ा तो उसने कुछ डॉलर रिलीज किया जिसके कारण 85.53 आया। फिर क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं रुपये को, वो ये है कि हमारी जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनमें से कंटिन्यूस आउटफ्लो हो ही जा रहा है। लोग मार्केट में से पैसा निकाल ही जा रहे हैं क्योंकि हमारी जो स्टॉक की वैल्यूएशंस है उनकी पुअर परफॉर्मेंस रही जुलाई सितंबर के क्वार्टर में। और फिर कुछ चाइना की भी जो पॉलिसी में चेंजेस थे उनके कारण वहाँ पर मार्केट जो है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही थी। फिर डोनाल्ड ट्रंप का भी फैक्टर आता है इसमें, स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूएस डॉलर। क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप जीते इलेक्शंस में वहाँ पे, तो उन्होंने वार्निंग दे दी कि हम टैरिफ बढ़ा देंगे, 100% टैरिफ कर देंगे अगर ब्रिक्स नेशन ने मतलब डी डॉलराइजेशन की बात करी या फिर कोई भी अपनी करेंसी मार्केट्स को इफेक्ट किया। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या आ रही हैं अब, कि जो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है और इम्पोर्ट बिल्स हैं वो बढ़ ही जा रहे हैं और वो एक्सपेक्टेड है कि वो डबल हो जाएंगे इस क्वार्टर की करंट अकाउंट डेफिसिट से भी। जो सर्विसेज ट्रेड है वो अभी भी सरप्लस में है, बट द H1B वीज़ा अनसर्टेनिटी क्रिएट्स फर्दर कंसर्न्स। फिर आरबीआई एंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्स। अब जो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर थे उन्होंने तो कहा था कि उन्होंने कह दिया था कि इंडिया का नो डी डॉलराइजेशन एजेंडा है। तो गवर्नमेंट मस्ट इशू अ क्लियर पब्लिक एंड डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑन दिस इशू। फिर कुछ इन्फ्लेशन कंसर्न्स भी हैं कि अगर रुपये ऐसे ही गिरता रहा तो हमारे यहाँ तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। फिर हम जैसे कि पर्टिकुलरली इन इलास्टिक आइटम्स को ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, जैसे कि एडिबल ऑयल, क्रूड पेट्रोलियम। फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लोज और यूएस मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं उनकी जो अनसर्टेनिटी है उससे भी हमारे पास काफ़ी चैलेंजेस ऐड होते जा रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी चैलेंजेस, जो सेंट्रल बैंक्स एबिलिटी टू मैनेज फॉरेक्स रिजर्व्स इज़ लिमिटेड। अब हम भी जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उनको भी हम बहुत लिमिटेड ही मैनेज कर सकते हैं। एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट फ्रीडम फॉर मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स। नीड फॉर रेजिलियंस, तो डोमेस्टिक ड्राइवर्स लाइक वीक कंजम्पशन एंड लो इन्वेस्टमेंट कंपाउंड इकोनॉमिक वॉर्स। तो पॉलिसी मेकर्स को भी स्ट्रेंथन करना चाहिए अपना एक्सटर्नल रेजिलियंस to withstand further pressures in 2025. Now our next topic is states and danger of poorly manufactured drugs. तो इसमें क्या चीज़ है, अब कर्नाटका में जो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पर हमने रिसेंट इंसिडेंट देखे कि कुछ एक जो यंग मदर्स थी उनकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ नॉन स्टैंडर्ड ड्रग्स। तो जो ड्रग्स हैं अब कहीं पर भी हमारे इंडिया में जो अगर सेल हो रहे हैं तो जिस स्टेट में वो बन रहे हैं ना उसी स्टेट के जो मतलब ऑफिसर्स हैं उन्हें ही उसको इंस्पेक्ट करना है और लाइसेंस देना है। तो लिमिटेशंस ऑफ करंट ड्रग रेगुलेशन क्या है कि जैसे अब स्टेट्स लाइक अब कर्नाटका में ये तो है नहीं कि सिर्फ कर्नाटका में बने ड्रग्स उधर आ रहे हैं, और भी स्टेट से बनकर आ सकते हैं। तो उसमें क्या है कि अब जो पुअरली मैन्युफैक्चर्ड ड्रग है वो कर्नाटका में किसी और स्टेट से पहुंचे हो सकते हैं, और उसकी अब कर्नाटका कुछ नहीं कर सकता क्योंकि कर्नाटका ने उसको रेगुलेट नहीं करना है, कर्नाटका उसको चेक नहीं करेगा कि जो बाहर से आ रहे हैं। डाटा शोज की जो 894 सैंपल्स यहाँ पे टेस्ट हुए ओवर 3 इयर्स, उसमें से 601 जो थे वो फेलियर्स निकले, और मोस्टली जो और जो थे वो मैन्युफैक्चरर्स थे वो कर्नाटका के बाहर से थे। अब प्रॉब्लम फिर यही है कि जो हमारे इंटर स्टेट रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स हैं वो वीक हैं, क्योंकि चेक करने का काम तो बाकी स्टेट्स का था ना कि वहाँ पे कैसे ड्रग्स बन रहे थे जो जा रहे हैं। नीड फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग, तो मतलब जो वो है कि आपस में इंटर स्टेट जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है वो ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होनी चाहिए, ताकि इजीली पता चल सके कि कहाँ पर कैसे ड्रग्स जा रहे हैं। तो करंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ओनली अलाउज प्रोसिक्यूटिंग मैन्युफैक्चरर्स फॉर NSQ drugs, which is time consuming. A better solution is promoting information sharing among state drug control departments and procurement agencies. फिर सेंट्रलाइज डाटाबेस का भी प्रपोजल है कि हम एक सेंट्रलाइज डाटाबेस बनाएं ताकि इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स बन सकें, टेस्ट रिजल्ट्स हो सके हमारे पास फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स के। उसका क्या बेनिफिट रहेगा कि हम ट्रैक कर सकते हैं मैन्युफैक्चरर्स हिस्ट्री ऑफ NSQ ड्रग प्रोडक्शन, इनेबल कर सकते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफिशियल्स को कि वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें क्योंकि उनके पास डाटा है बैक करने को। आइडेंटिफाई एंड ब्लैकलिस्ट प्रॉब्लमेटिक एंड मैन्युफैक्चरर्स। देन रोल ऑफ यूनियन
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, उसमें क्या है कि सजेस्टेड क्रिएशन ऑफ सेंट्रल रजिस्टर फॉर ब्लैक लिस्टेड मैन्युफैक्चरर्स, की उनका एक वो बना दें ताकि उनको बाद में अलाउ ही ना किया जाए। वुड असिस्ट पब्लिक प्रोक्योरमेंट एजेंसीज एंड हॉस्पिटल्स इन अवॉइडिंग एनएसक्यू ड्रग्स। देन ओवरऑल ड्रग क्वालिटी को भी बढ़ाया जाए। State and legal powers. तो state need legal authority to block manufacturers outside their territory from selling within the state if they fail quality test. तो states को भी एक legal authority दी जानी चाहिए कि वो manufacturers जो उनकी territory के बाहर से उन्हें block कर दें अगर वो quality test नहीं pass कर रहे, cancel या कर दें या suspend कर दें manufacturing licenses for NSQ drug producers. फिर करंट लिमिटेशंस क्या है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 में, जो भी हैं उनको हम सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग कर दें। अब पहले स्टेट वाइज डिसीजन मेकिंग थी, अब सेंट्रलाइज करनी चाहिए। कॉल फॉर रिफॉर्म्स, यूनियन गवर्नमेंट रोल, सपोर्ट स्टेट्स विद नेसेसरी लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स, empower states like Karnataka to improve drug quality nationwide, emphasis on collaboration between states and union ministry to strengthen regulatory mechanisms. Thank you.